starch granules dropping. Okay, I have to repeat. बच्चे हम लोग प्लांट फिजियो का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लांट फिजियो में पेज नंबर 208 पे, जिसे नहीं मार्क किया वो इधर ध्यान से सुन लो। पेज नंबर 208 पे आपने फोर्थ पैराग्राफ था माइलस्टोन वाला, उसमें दिया हुआ है वैन नील he did his studies on purple and green bacteria and demonstrated that photosynthesis is light dependent reaction। सिंपल सा क्वेश्चन आता है रमन वापस आओ कि अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किसने डिस्कवर किया था और किसमें, तो आंसर आपके पास ही आ जाएगा, इजी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है आपके पास क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवांशी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन योर बुक फॉर पेज 209। 209 पे आर्यन आप देख सकते हो डायग्राम बना हुआ है उसमें सौम्य। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब आपने ड्रॉ करना है बच्चे, जब डायग्राम्स की बात आती है, आप देखो कितने सुंदर आपकी बुक में ऑलरेडी बनाए हुए डायग्राम काजल। तो इसमें आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लेमिला है, ग्रैनम है, थाइलाकॉइड्स है, स्टार्च ग्रैन्यूल है, लिपिड ग्रैन्यूल्स है, राइबोसोम्स है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब इसमें कई बार सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, तो डायग्राम के लिए सिर्फ ग्राफ्स आ सकते हैं। अब ग्राफ में जब आपने बनाना होता है कोमल, तो आपको बच्चे ये दोनों देखना है, ऊपर वेवलेंथ दी हुई है और दूसरे में लाइट एब्जॉर्ब दी हुई है। और उसमें ऊपर वाला है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और टॉप वाला एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। तो आपको लाइट एब्जॉर्ब और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों बनाने हैं। और फिर आते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स में पेज नंबर 210 पे महकप्रीत पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है पिगमेंट, 4 पिगमेंट्स है, मिल गया सभी को? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दी प्लांट। तो आपके पास ये 4 पिगमेंट्स दिए हुए हैं, कोई और एक्स्ट्रा नहीं लिखने। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछते हैं, शायद आपने भी वंशिका पूछा। पिगमेंट्स के लिए किसने पूछा था? एनीवन? तो आप लोगों के बच्चे ये पिगमेंट्स में ये 4 पिगमेंट्स हैं। इनफैक्ट अब देखो क्या हुआ है, एक्स्ट्रा लिखना था, वंशिका इंटेलिजेंट, तो उसने क्या किया, उसमें 4 पिगमेंट्स के साथ जो दिया हुआ है, क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, लाइट और सॉरी ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, जेंथोफिल का येलो और कैरोटीनॉइड का येलो टू येलो ऑरेंज। गॉट? तो अभी एक्स्ट्रा लाइंस दे सकते हो, अदरवाइज ये 4 पिगमेंट है निधि। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे आओ, ये LHC। LHC क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन में यही आता है व्हाट इज LHC। तो LHC की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल साथ में दी भी हुई है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें दिया हुआ है द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, मिल गया गौरव? LHC विद इन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं डायग्राम में बना हुआ है, एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, फोटोन को पकड़ते हैं, एंटीना लेके आते हैं रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर किसको देता है? प्राइमरी एक्सेप्टर को। रिएक्शन सेंटर के इन PS1 इट इज 700, इन PS2 इट इज 680। लास्ट लाइन पक्का क्वेश्चन हर एक में आता है, PS1 कौन किसने पे एब्जॉर्ब करता है लाइट, PS2 कितने पे। इसी पैराग्राफ में मिल गया बच्चे डायग्राम के नीचे। यस सौम्य, सौम्य मुझे भी दे दो बेटे, मैं टिक कर दूं आपकी बुक है। नहीं पेन या एक्स्ट्रा पेंसिल है, पेन यूज कर लूं सौम्य? ओके। तो इसमें P700 absorbs the light at 700 nanometer and P680 absorbs PS2 absorb at 680 nanometer। यहाँ तक याद रहेगा? अभी साथ साथ पढ़ोगे वंशिका तो लर्न भी हो जाएगा। जागो, कुछ टेंशन है? हेडेक हो रहा है? ओके, सब ठीक है, खुश हो? ओके। हाँ, रमन ने तो नहीं कुछ कहा, आसपास रमन में थे। तो नहीं, आपके आसपास खुश रहने चाहिए सारे बच्चे। मैंने आज देखा आपको, आप पढ़ रहे थे और सबको पढ़ा भी रहे थे, है ना? तो अच्छा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट पेज पे आओगे हर्षित, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है 212 पेज पे जेड स्कीम। आपको पता है बार बार ये पूछा जाता है। अक्षता, मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन भी दिया था, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जेड स्कीम। तो जेड स्कीम में ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी लाइन ही दी हुई है, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेड स्कीम। याद है लास्ट टाइम दिया था क्वेश्चन, किसको याद है? ओके ठीक है, हर्षित नहीं आता। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर याद है, जेड स्कीम पता है, बट क्वेश्चन आता है व्हाई दिस इज सो कॉल्ड। तो इसमें ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जहां डायग्राम है उसके साथ दिए हैं, दिस होल स्कीम दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 up to the acceptor down to ETS, then excitation of electron
इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली टू NADP इज कॉल्ड एज Z स्कीम। मिल गया ड्यू टू इट्स शेप। अब मिल गया, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है आ रहे हैं व्हाट इज Z स्कीम एंड ड्रॉ। तो आपने ड्रॉ तो कर लोगे, लेकिन अब आपके पास एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दे दिया है इफ इट कम्स फॉर 5 मार्क्स। ठीक है रिदम, एकदम बच्चे आपके स्कूल में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो सुनते रहना आपने, ओके। फिर इसके बाद साइक्लिक आता है। साइक्लिक में आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, साइक्लिक इज इजी। तो जनरली टीचर्स इसको कम अवॉइड करते हैं, इसको नहीं देते, बट अगर आया है तो 2 मार्क्स का इनफ है ये। और इसमें आपने देखना है सिर्फ ATP, और नॉन साइक्लिक में ATP बना है, NADPH बना है और ऑक्सीजन, 3 चीजें हुई है। और अगर आप देख रहे हो इसमें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, बहुत सारे पेपर्स में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, अगर आपको याद हो इनायत। 3 स्टेप में क्या था, यही डायग्राम। इधर देखो बच्चे, जिसको ये केमियोस्मोसिस का नहीं समझ आया था वो इधर देखते रहना। बच्चे पहला स्टेप आता है, क्या हुआ था, पानी टूटा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, किसमें क्या जनरेट हुआ था, ATP। सेकेंड स्टेप आ गया जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ATP। लास्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ये 3 स्टेप्स हैं, क्या ये मुश्किल है? नो। गौरव रिपीट, पहला स्टेप क्या था गौरव? गौरव कहाँ हुआ? हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा स्टेप गौरव? गौरव आज कहाँ हो, किसके साथ हो? ये करना शिवांशी। सबसे पहले आप आंसर कर दिया एडमिट। बच्चे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं प्लांट फिजियो की, ऑनलाइन स्टूडेंट जिसने अब ज्वाइन किया है तो आप 212 पेज पे आ जाओ। गौरव आपके लिए फिर से रिपीट हो रहा है, सुनो। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस था ना। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। तीसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस को ही बोला जाता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये गलती से सेंट स्टीफन स्कूल में ये आ जाता है कई बार, मैंने जनरली उसी पेपर में आपको ही मिलेगा ये ऐसा खतरनाक क्वेश्चन। तो उसमें आपको क्या करना है, रुकैया, पेज नंबर 214 पे आओ। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, जनरली ये नहीं आता बाकियों को, बट आप कभी भी कुछ भी आ सकता है। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल वालों को तो पहले इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो लिखवाएंगे आप लोगों ने वही करने हैं। बाकी स्कूल ध्यान से सुनो, जो ATP सिंथेसिस दिया हुआ है केमियोस्मोसिस ऑन पेज नंबर 214, उसमें आप देखोगे तो दिया हुआ है इसमें कीरत की जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, और वो जगह का नाम दे दिया ल्यूमिन, एम्प्टी स्पेस को। और जब जैसे ही वो प्रोटॉन्स बाहर जाते हैं फॉर्म करते हैं ATP। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP आउटसाइड द मेम्ब्रेन, तो वो जगह का नाम क्या आ गया, स्ट्रोमा। दिख रहा है बेटे, सुनना, अंदर क्या था, ल्यूमिन, और बाहर क्या है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में फॉर्मेशन होती है ATP। ATP का फॉर्मेशन होती है जब वो ADP से ATP बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ATP सिंथेटेज। ओके, ये बना के देखना पड़ेगा और तीनों स्टेप्स लिखना। बाकियों को सिर्फ ये स्टेप्स आएंगे केमियोस्मोसिक हाइपोथेसिस क्या होता है, लेकिन अगर आपको 5 मार्कर आ रहा है देन यू नीड टू मेक द डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है? अब हर्षित, पिछली साइकिल में आपने लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना है बताओगे? लाइट रिएक्शन, हाँ हाँ, ATP NADPH। अब ये कहते हैं ऑक्सीजन भी, कहते हैं ATP, ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। अब मान लिया पूछा जाता है ये ATP और NADPH इनका क्या होगा, तो आपके पास नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 215 पे देखो। 215 पे क्या आ गया कि व्हाट वेयर आर दीज ATPs एंड NADPH यूज, यहाँ समझ आया? नेक्स्ट पेज पे अर्श आपको जवाब मिलेगा इसका। नेक्स्ट पेज पे आंसर है, इट इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का वंश दूसरा नाम क्या है बेटे? C3 साइकिल। C3 साइकिल बिकॉज बता सकते हो महकप्रीत, व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल? बिकॉज वेरी गुड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, और उसका नाम क्या है? नो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मिला सभी को? 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है इन्होंने, वैसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है बट दे हैव रिटन इट एज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो आप लोगों को ये भी टिक करना है 217 पेज पे जो केल्विन साइकिल है। और मैंने आपको बताया था इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है केल्विन साइकिल आने की। अब बार बार आपको बताया जा रहा है कि साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, चाहे केल्विन है, चाहे ग्लाइकोलिसिस है, चाहे क्रेब है। अब अगर केल्विन साइकिल, जनरली टीचर्स दे प्रेफर दिस साइकिल। अब आपके सपोज शारदा स्कूल में आया अक्षता, ये केल्विन साइकिल आई है, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है।
आपने ये 3 स्टेप्स लिखने हैं। तीनों स्टेप्स का क्या नाम है? पहले का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा का क्या है? रिडक्शन। हाय हर्षिता। तीसरे का क्या नाम है? रीजनरेशन। हर्षिता बेटे, यू हैव एनसीईआरटी बुक? यस। हर्षिता प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 217। आप लोग तो कल सारे आए थे, है ना? सब प्रेजेंट है। कौन नहीं आया था? सौम्या नहीं थी और आर्यन नहीं था। इनायत आप भी नहीं आए थे कल? ग्रुप फोटोग्राफी में कौन कौन नहीं आया था कल? गौरव आप भी नहीं थे? कनक? अच्छा आप लोग जल्दी चले गए थे। आप तो आए थे शिवांशी। आप कल आए हो, मुझे मिले हो वहां पे नीचे? अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि मेरे साथ ही थे आप। पिक्चर्स आ गई हैं, बहुत क्यूट लग रहे हो। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पीछे छुपे हुए हैं, जिनका सिर्फ सिर्फ दिख रहा है और पता चल रहा है कि वंश के पीछे एक लड़का खड़ा है। तो आ गई हैं पिक्चर्स, विल शेयर। तो लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। हाँ नहीं, हम इस पे अपडेट करेंगे बच्चा। 217 पेज पे देखो। अभी हम बात कर रहे थे कि मान्या अक्षता के स्कूल में शारदा के सिर्फ यही 2 बच्चे हैं अभी। गुंजन भी है, वंशिका भी है। अच्छा ये देखो बच्चे, आप लोगों के स्कूल में सपोज आ गई केल्विन साइकिल, किसी के भी स्कूल में आ सकती है, ओपन फॉर ऑल। तो आप लोग सुनो कि केल्विन साइकिल में आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना है, प्लस ये 3 आपने स्टेप्स लिखने हैं। हर्षिता पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन, तीसरा स्टेप क्या है? रीजनरेशन। यहाँ तक समझ आ गया? केल्विन साइकिल। रमन आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, ये 3 स्टेप लिखना है और अगले पेज पे आओ। अरे याद रखना बेटे, ये अगले पेज पे जो ये दिया हुआ है इन एंड आउट, ये दोनों पॉइंट्स हैं। इन एंड आउट पता चल गया? अब ये 3 स्टेप्स आ गए आपके पास। किरत समझ आ गया बेटे? किरत कैन यू रिपीट? हाँ और मेन साइकिल रहेगी। साइकिल मेन है, साइकिल भी बनानी है, पता है ना? 3 चीजें। हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है C4 पाथवे। शिवांशी आपको C4 पाथवे में आपको बताया हुआ है मैंने, पेज नंबर 218 पे। 218 पे आपके पास दिया हुआ है क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स एनाटमी क्या होता है? इसमें बंडल शीथ सेल और इसमें मीजोफिल सेल्स में दे हैव रेप लाइक अरेंजमेंट। और जो बंडल शीथ सेल्स हैं दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जो दूसरे सेल्स हैं दे हैव लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कर लोगे बेटे ये वाला काम? कौन सा, क्या बोला मैंने रमन? क्वेश्चन कौन सा है? क्रेन्स एनाटमी, बच गए। तो क्रेन्स एनाटमी में बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स दोनों में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटमी। रेड लाइक अरेंजमेंट है। और 219 पेज पे, 219 पेज पे दी हुई है C4 साइकिल। C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या आता है? हैच एंड स्लैग पाथवे। हैच एंड स्लैग पाथवे रेयरली आता है, बट अगर आ रहा है आप लोगों के पास, अगर दिमाग लगाओ, इस चीज को समझ लो कि एक है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल तो अभी आपने देखा कुछ कि सिर्फ 3 ही स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। 3 स्टेप प्रोसेस है, साइकिल में भी यही बना हुआ है कुछ। फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हो C4 साइकिल में, C4 साइकिल में स्टेप्स, एक साइकिल है C3 साइकिल, एक है C4 साइकिल। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं है। ये तो इजी है, कर सकते हो ये वाली साइकिल इजी। इसमें C4 साइकिल में देखो, ऊपर दिया हुआ है मीजोफिल सेल, नीचे दिया हुआ है बंडल शीथ सेल। रिदम आप देख रहे हो, मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हुई है, फिक्सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनरेशन। तो ये 4 स्टेप्स आपके पास दिए हुए हैं हर्षिता, पेज 219 पे देखो। मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। क्या C4 साइकिल बना लोगे सभी? नेक्स्ट पेज पे आओ। इसमें टॉप पे 220 पेज पे तरन्नुम आपको मिलेगा। आपके पास बच्चे ऊपर टॉप पे दिया हुआ है एंजाइम का पूरा नाम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। मिल गया सभी को? सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वंश रुबिस्को की फुल फॉर्म। तो रुबिस्को का क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। मिल गया सभी को? जल्दी C2 साइकिल नहीं आती, 222 पेज पे आओ। क्या बढ़िया नंबर है 222।
इसमें देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग आ रहा है, इसमें दिया गया है ब्लैकमैन लॉ। सौम्या ये जो ब्लैकमैन लॉ है इसके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, इसमें आपको पहले ये स्टेटमेंट देनी है, इन अ केमिकल रिएक्शन इफ अ प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर then the rate of photosynthesis will be determined by the factor which is nearest to the lowest value या minimal value। पता चल गया सभी को? कहते हैं जो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या था शिवांशी, जो सबसे स्लोएस्ट फैक्टर है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा। याद होगा मैंने 4 रॉ मटेरियल दिए थे, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। काजल ये 4 चीजों में से अगर कोई भी चीज की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। ओके, गॉट इट एवरीवन? तो पहला दिया हुआ है इसमें लाइट। लाइट में आप देख रहे हो ये डायग्राम दिया हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद लाइट, मिल गया सभी को? तो आप देख रहे हो इसमें डायग्राम में लाइट के साथ साथ ऐसे आगे बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी चीजें डिटरमाइन करेंगी। ऐसी ग्राफ आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल सेम ग्राफ आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर और वाटर, सॉरी, टेम्परेचर के लिए थोड़ा डिफरेंट ग्राफ आएगा, वाटर के लिए सेम। टेम्परेचर के लिए आएगा बेल शेप ग्राफ, ना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना कम टेम्परेचर चाहिए, जब बर्फ पड़ी होगी तब फोटोसिंथेसिस बेल शेप, एक्सट्रीम्स पे 0 होगा, बीच पे ऑप्टिमम पे मैक्स होगा। समझ आई बात? तो आप लोगों ने बच्चे ये क्या, ये क्लियर है ये चैप्टर? इस चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया तो C3 साइकिल, C4 साइकिल प्लस ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और साइकिल्स, साइक्लिक प्लांट्स का डिफरेंस मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है? ये एक्चुअली ये एनसीईआरटी का ही मैं करवा देती हूँ। नेक्स्ट लिखो, पहले अभी एक टिक करवा दूं अभी आप लोगों को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या ये चैप्टर मुश्किल है? नहीं, अभी अभी हमने रिसेंटली किया प्लांट फिजियो, तो बड़े ध्यान से अगर आप करोगे साथ साथ रिवीजन तो हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। और बच्चे एक ना रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट मिस ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, हम हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं, बट ये लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। कल मैंने आई हैव सीन कई बच्चे, जैसे अंशुमन, ही हैज हिज फाइनल एग्जाम यस्टरडे, बट ही मेक इट अ पॉइंट कि वो वहां से 50 से 49 से स्पेशली ही केम फॉर दिस फोटोग्राफ एंड देन ही लेफ्ट। तो कई बच्चे इस चीज में एफर्ट करते हैं, तो डू दैट प्लीज, क्योंकि ये चीजें ना आप लोगों को अभी नहीं हो रहा, हम वैसे नॉर्मली इवेंट्स करते रहते थे, हर चीज को सेलिब्रेट करते थे, हार्डली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, ये नहीं है कि पूरी क्लास खत्म, बट प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट, ठीक है? इट इज फॉर यू पीपल, ठीक है? अगर हम कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, वो एफर्ट लगता है, बहुत चीजें आप समझ रहे हो कि हर चीज के लिए एफर्ट लगता है, वी आर कॉलिंग समवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड, ये पेइंग देम, तो आप लोग नहीं है फिर मजा नहीं आता। तो आना है आप लोगों ने, जो मैसेज आ गया तो ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि आओ, ठीक है? देखो 227 पेज पे दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के ऊपर, क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, द कंपाउंड्स, ये मिला 227 पेज पे, काजल टॉप पे दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में 8th लाइन दी हुई, the compounds that are oxidized during the process of respiration, they are called as respiratory substrate। Example दिया, carbohydrate releases energy, but protein and fat या organic acid, they are used as respiratory substrate in some plants। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बाकी में क्या होता है? फैट्स, प्रोटीन और इवन ऑर्गेनिक एसिड। गॉट इट? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पता चल गया? दी जो सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगले पेज पे आ जाओ, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस की अब आपको क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन आया सौम्या कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस आपने ध्यान से सुनना है, पहले तो डेफिनेशन दी नहीं है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एसिड, ये चीज दी हुई है 228 पे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट लाइन 228 मानना, 228 पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एसिड। मिल गया सभी को? The process of breakdown of glucose to pyruvic acid is known as glycolysis। और ग्लाइकोलिसिस 229 पेज पे पूरा स्टेप बना हुआ है, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। अब ये एफर्ट है, आप लोगों को पता है ग्लाइकोलिसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और बहुत सारे बच्चों ने इसे लर्न भी किया हुआ है। वंशिका याद है? आज भी बना सकते हो बोर्ड पे? कितने बच्चे यस कह रहे हैं? भाई गौरव की तो फेवरेट होगी बायो, सबसे पहले उसने हाथ रेस किया, शाबाश। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या, मैं एक प्रीत, आपने चैलेंज किया उसको?
बोर्ड पे बनाने के लिए? रिवीजन कर रहे हैं। तभी तो आया नहीं, वो पढ़ रहा था। आप इमेजिन करो ये बायो पढ़ रहा था, आप लोगों को पता नहीं है। और 229 पेज पे ऑनलाइन स्टूडेंट सुनो बच्चों, 229 पेज पे आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस दी हुई है, और ग्लाइकोलिसिस में एक एक स्टेप, चाहे काजल उसमें दिया हुआ है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें आपके पास एटीपी से एडीपी आया हर्षिता, और 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, फिर एक एटीपी फिर से यूज हुआ, आया फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर वो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन किस किस में हुआ? ट्रायोस फॉस्फेट दोनों है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर आया 1,3,4 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोइनॉल ग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर लास्ट में क्या आ गया? पायरुवेट। ये कर लोगे बच्चे ये साइकिल? बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अर्श वापस आओ बेटे। कितने बच्चों के पास साइकिल्स हैं या लेके आ सकते हैं यहाँ पे अगर हम बुलाएं साइकिल्स के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं, नॉर्मल साइकिल्स। किसी आस पड़ोस की भी नहीं बोरो कर सकते? साइकिल्स, यस, रेज योर हैंड। कितने बच्चों के पास साइकिल्स हैं और आ सकते हैं साइकिल्स? मुझे आस पड़ोस की किसी की नहीं मिलेगी साइकिल? हाँ साइकिल है किस किस के पास? लो कौन कौन बोरो भी करना पड़े आस पड़ोस? अरे नाम साइकिल पे तो आता नहीं, टू व्हीलर पे आता, मतलब मोटर साइकिल पे आता। काजल आप साइकिल पे नहीं हो? साइकिल पे नहीं आती? आती भी नहीं चलानी? सच में नहीं आती? अच्छा, वैसे हेल्दी होती है पता है, साइकिलिंग इज बेस्ट थिंग। मुझे 230 पेज पे, वंशिका 230 पेज पे देखो, इसमें आ गया फर्मेंटेशन। तो ये आप लोगों को बच्चे 10th में अगर आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल, याद है? एनारोबिक रेस्पिरेशन या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज किया था, सभी को याद है ये पार्ट? तो यही बताया मैं, फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड हो गया एक्यूमुलेशन, और इथेनॉल प्लस CO2। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 232 पेज पे। बच्चे 232 पे, रमन 232 पे आप लोगों के पास ये दी हुई है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हैंस क्रेब। तो क्रेब्स साइकिल हो सकती है क्योंकि हैंस क्रेब साइंटिस्ट का नाम है। दूसरा आपको नाम बताया आपको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एक और नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा हुआ है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड तीसरा नाम है इसका, TCA। और अब आपके पास जब आपने साइकिल बना दी कुशल, तो आप देख रहे हो नीचे जो है वो डायग्राम के साथ जो लिखा हुआ है येलो इन बॉक्स, यू नीड टू राइट दैट ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे फिर कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम ने, जैसे आप लोग बोलते हो पूरा लिखा हमने बर्नौली थ्योरम, सर ने लिखा ही नहीं, हमें मार्क्स नहीं दिए। एक्चुअली में मुझे टीचर ने देखना था, वो आप लोगों ने बनाया नहीं। अब आप लोग ये देख लो, सिट्रिक एसिड आपने बोला मैंने 5 नंबर की बनाई, इतने सारे एंजाइम्स भी लिखे, बट बहनों और भाइयों आप लोग वो लाइन लिखना भूल गए नीचे। तो बट ऑब्वियस है टीचर विल डिडक्ट मार्क्स, 1.5 मार्क्स सीधा। तो पता चल गया सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 233 पेज पे बना हुआ है ETS। जनरली ये नहीं आता ETS, आपके पास शेयर्ड है ऑलरेडी पुराने वाला, तो आप लोग ETS बना सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आना, इसमें आप देख रहे हो निधि बच्चा, इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आप डायग्राम देख रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, डायग्राम इज गिवन 234 पेज पे। तो ATP में क्या हो रहा है देख रहे हो आप, ATP के दो ये जो पार्टिकल बने हुए हैं FO F1,
FOF1 अक्षता, FOF1 में जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो ATP सिंथेसाइज होता है इन आउटर साइड से मैट्रिक्स मैट्रिक्स। आप देख रहे हो ये डायग्राम आप बनाने का तरीका है, पहले बना हुआ है FOF1, फिर बना हुआ है इसमें इन आउटर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ बना हुआ है मैट्रिक्स। फिर 2 प्रोटॉन्स जब मूव करते हैं तो ADP और प्रोटॉन से ADP और फॉस्फेट से ATP बनता है। शिवांशी, फिर लास्ट में आता है एम्फीबॉलिक पाथवे। 236 पेज पे आओ। 236 पेज पे अब पूछा जाता है कि फैट्स ने एंटर करना है। याद है मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, प्रोटीन ने एंटर करना है तो कौन से फेज में एंटर करेंगे? पायरुविक एसिड। अब अगर फैट्स ने एंटर करना है तो किस फेज में एंटर करेंगे? एसिडाइल कोएंजाइम में। और कार्बोहाइड्रेट तो सीधा ही एंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। गॉट इट एवरीवन? तो ये तीनों पाथवेज पाइल अलग अलग है। लास्ट में पाइल ये दिया हुआ है आरक्यू। आरक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्सॉर्ब या कंज्यूम। आरक्यू की वैल्यू 1 होती है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, आरक्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है फॉर फैट्स एंड फॉर ऑर्गेनिक फॉर फैट्स एंड प्रोटीन। आरक्यू की वैल्यू मोर देन 1 होती है फॉर ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, ये आरक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता है। रमन सुनाओ फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। आरक्यू की वैल्यू 1 कब होती है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लेस देन 1 कब होती है फैट्स एंड प्रोटीन्स, मोर देन 1 कब होती है ऑर्गेनिक एसिड। ये कर सकते हो। अब क्या हुआ कि कई बार क्या हो जाता है, अब कई बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं वो आरक्यू की वैल्यू पूछा जाता है फॉर प्रोटीन्स एंड फैट्स। आप डायग्राम देख सकते हो या फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर प्रोटीन्स, तो सॉरी फैट। तो एक बच्चे ने क्या किया, ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई थी, इक्वेशन देखो गिवन ऑन पेज नंबर 237 टॉप पे, C6H12O6 plus O2 6O2 gives 6CO2 plus H2O 6H2O। अब CO2 कितने? 6, O2 कितने? 6, तो 6 से 6 कैंसल्ड आउट, बचा हुआ क्या रह गया? 1। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू क्या आई है? 1। और नीचे दिया हुआ है फैट, फैट का नाम दिया हुआ है इसमें सौम्य ट्राइपाल्मिटिन, इट्स अ फैट। 351H98O6 plus 145O2 gives 102 CO2। ऊपर आएगा 102, नीचे आएगा 145, ऑब्वियसली लेस देन वैल्यू 1 है 0.7। इसको बात समझ आ गई? अब आप क्या कर सकते हो, पता है मुझे जब ये सौम्या की 100% ये क्वेश्चन आना है, यू कैन जस्ट लर्न दिस इक्वेशन। अगर किसी के दिल में आता है, एफर्ट करने का मन करता है, तो आप लोग ये लर्न भी कर सकते। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्लियर हो गया बच्चों? क्या ये 2 चैप्टर्स क्लियर है? रिदम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बेटे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शिवांश। तो आप लोगों के पास रमन अभी इतना ही टाइम हुआ, 3 बच्चे से। अच्छा क्लास सुनो इधर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब तक ये फिनिश नहीं होते और कुछ क्वेश्चन नहीं होते, कोई चुप नहीं और जल्दी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? बायो में तो आराम से बैठो, अपनी कहते हैं कुर्सियों की पेटियां बांध के बैठो, ठीक है? अच्छा हाँ, 240 पेज पे आओ। सॉरी, ग्रोथ किस किस के स्कूल में करवाया? ग्रोथ चैप्टर टॉपिक काफी ग्रोथ करवाया कि कटवाया है? करवाया। ओके, ग्रोथ में देखो बच्चे, ग्रोथ इज मेजरेबल। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है गिवन ऑन पेज नंबर 241 एवरीवन। बच्चे 241 पे देखो, कोमलप्रीत। बच्चे 241 पेज पे अगर आप देख रहे हो, फेजेस ऑफ ग्रोथ दिए हुए हैं। तो फेजेस ऑफ 241 पे जो फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर जो है दिया हुआ है, 3 फेजेस दिए हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। मिल गया? ये 3 फेजेस आते हैं, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। यही सीक्वेंस याद करनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ग्रोथ रेट्स आते हैं, 2 तरह के ग्रोथ रेट्स हैं, एक है अरिथमेटिक। नेक्स्ट पेज है रमन। एक आती है अरिथमेटिक, एक आती है ज्योमेट्रिक।
अरिथमेटिक में जो डायग्राम बना हुआ है वो आप देख सकते हो, अरिथमेटिक फेज अलग है, ज्योमेट्रिक फेज अलग है। तो इनका फॉर्मूला जो दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। लेंथ के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। दूसरा दिया हुआ है डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई रेज टू पावर आर टी। और आप लोगों को इसके लिए डायग्राम भी बनाने हैं। जो इसमें तरन्नुम पहला डायग्राम बना हुआ है वो हाइट के लिए बना हुआ है, दूसरा डायग्राम बना हुआ है वेट के लिए। और अगर आप ध्यान दे रहे हो, कहते हैं हाइट जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप देख रहे हो ये सीक्वेंस ऐसी है, लेकिन जो वेट है वो एकदम बढ़ता है। पौधा जो है बिल्कुल पतली सी स्टेम होती है और वो पूरा पेड़ बन जाती है, देखा है ना आपने। तो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उसमें जो कर्व आया वो सिग्मोइड कर्व है, डायग्राम देख सकते हो। तो सिग्मोइड कर्व बना हुआ है किरत 243 पेज पे। अब क्वेश्चन आता है ग्रोथ रेट कर्व्स बनाओ, डायग्राम बनाओ और फॉर्मूला लिखो। तो ग्रोथ रेट कर्व्स दो तरह के अर्षित, एक है अरिथमेटिक, दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक कर्व इज शोन बाय लेंथ या हाइट। तो हाइट में आपने ये बनाना है एच टी एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। और दूसरा आ रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो वेट में आ रहा है, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई रेज टू पावर आर टी। एंड यू नीड टू मेक द ग्राफ्स। तो शिवांशी ग्रोथ रेट कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स। कौन से वंशिक का? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। क्या ये मुश्किल है? नो। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बार बार आपको तैयारी भी करवाई हुई है। आप लोगों ने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। मिला सभी को? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। मिल गया सभी को? आपको एक है आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या है? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या है? द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम। अब उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रोथ? तो इसमें सेकंड लाइन दी हुई है वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट। मिल गया सभी को? कंडीशंस फॉर ग्रोथ में सेकंड लाइन दी हुई है आर वाटर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या डिफरेंशिएशन करवाया है क्लास में? ये टॉपिक करवाया है डिफरेंशिएशन? यस। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये तीनों को अंडरलाइन कर लो, इन्हीं के आगे डेफिनेशंस दी हुई है। बच्चे ये तीन टॉपिक्स 245 पे जो दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, बड़े ध्यान से सुनना किरण। पहला दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल्स ग्रो, डिवाइड एंड मैच्योर। तो जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल। सपोज अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल कौन बनना चाहता है? किरत। ओके, हर किरत बच्चे, अब हर किरत के चोट लगे, भगवान ना करे, बट लगती रहती है छोटी मोटी चोट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। तो हर किरत के यहाँ पे छोटी, फेस पे नहीं, हाथ पे चोट लग गई, ठीक है? हर किरत फिर भी हंसता हुआ दिखेगा किरत आपको, अभी भी देख सकते हो इतनी बड़ी स्माइल। तो हर किरत, अब हर किरत के हाथ पे चोट लगी है। अब हुआ क्या? अब ये तीन स्टेप्स आपने सुना। जब हर किरत के हाथ पे स्किन बनी है तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। पहले जब हम छोटे थे हमारे हाथ छोटे थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो आप लोगों की जो हाथ स्किन जो है वो ग्रो हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है? तो अब क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन हुई, मैच्योरेशन हुई, अब किरत की जब हमने बात की चोट, जब चोट लगी तो वो जो सेल्स थे, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, वो दोबारा ग्रो करने शुरू हो गए। तो दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टार्ट्स टू डिवाइड, स्किन दोबारा लेके आनी, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को तोड़ देना। और फिर जब वो स्किन पूरी आ गई किरत के पास तो फिर वो क्या हो गए? री डिफरेंशिएशन, मतलब फिर से वो दे हैव स्टॉप डिवाइडिंग फर्दर। कितनों को बात समझ आई? पहले जब हम मेच्योर होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स जो हैं जब बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं, उनको सेल्स को क्या बोलोगे? डिफरेंशिएटेड। लेकिन जब वो डिफरेंशिएटेड खत्म हो जाते हैं एंड दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टार्ट टू डिवाइड फर्दर, तो इसको क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएशन। दोबारा मैच्योर होगा, इसको क्या बोलोगे? री डिफरेंस। तो तीन स्टेप्स हैं, ये समझ के करोगे तो वही चीज लिखी हुई है। मानने आप रीड करते हैं, दिया हुआ है ऊपर टॉप पे, द एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। पता चल गया?
किरत दूसरा दिया हुआ है इसके अंदर, the living cells which have lost the capacity to divide and regain the capacity of division is called as redifferentiation. दोबारा डिवाइड होने शुरू हो रहे हैं गौरव. फिर उसके बाद रीडिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, फिर से वही कहानी आएगी. The cells that once again lost the capacity to divide but mature to perform specific function is called as redifferentiation. बट आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ गया, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन. फिर उसके बाद डेवलपमेंट. डेवलपमेंट पे 246 पेज पे आओ. बहुत कम होते हैं पेपर्स जिन पे ये क्वेश्चन ना आए. प्लास्टिसिटी पे, प्लास्टिसिटी आपको दिया था. व्हाट इज प्लास्टिसिटी, ये नीचे देखो पैराग्राफ के नीचे दिया हुआ है. प्लास्टिसिटी, प्लांट शो डिफरेंस रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. नीचे दिया हुआ है डायग्राम, हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर. नीचे दिया हुआ है लार्कस्पर और बटरकप. अगर आप डायग्राम देख रहे हो, जैसे ही वो कहते हैं जुवेनाइल स्टेज अलग है, एडल्ट स्टेज अलग है. अगर आप जुवेनाइल में देख रहे हो, उसमें ए वाला डायग्राम जो आप देख रहे हो वो उसमें यूनिफोलिएट है. मैच्योर होने के बाद वो ट्राइफोलिएट हो गया. और नीचे वही बटरकप वाला डायग्राम है, तो आप टेरेस्ट्रियल में हैबिट में पूरा पत्ता है, और जो उसके साथ वाला वाटर हैबिटेट में वो हेयरी हो गया. दिख रहा है, सेम प्लांट है. सेम प्लांट जब पानी में होगा हेयरी हो जाएगा. आप देख रहे हो ऐसे लीव्स कैसे हो गए. टेरेस्ट्रियल है तो वो पूरा लीफ होल लीफ है. तो ये ऐसी चीज को जो एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपने आप को चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी, तो ऐसे प्लास्टिक आर्टिफिशियल प्लास्टिसिटी मतलब दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट. 246 पेज पे ऊपर जो डेवलपमेंट का डायग्राम, तो आप देख सकते हो कुछ भी इसमें डायग्राम दिया हुआ है. सेल्स दे डिवाइड, द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. सेल्स डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन के बाद क्या आता है, मैच्योरेशन. मैच्योर सेल्स जो है वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, सेनेसेंस. तो पहला आपके पास स्टेप आता है, ये लर्न भी कर लो अभी अभी सौम्या, डेवलपमेंट का है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. पहला सेल डिवाइड करता है. सेल डिवाइड करने, कौन से सेल्स डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक. फिर वो क्या होते हैं, डेवलप करके प्लाज्मेटिक सेल्स डिवाइड करने के बाद ग्रो, ग्रो के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद इलोंगेशन, फिर इलोंगेशन के बाद मैच्योरेशन. डिवीजन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, ये 3 स्टेप्स होते हैं. डिवीजन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन. मैच्योर सेल मर जाएंगे, उनकी सेनेसेंस या डेथ हो जाएगी. अच्छा, इजी. तो पहले आपको मेरिस्टेमेटिक सेल बनाना है. मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या था, डिवीजन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन. और सौम्या उसके बाद मैच्योर सेल क्या हो जाएंगे, सेनेसेंस के बाद डेथ. इजी. फिर प्लास्टिसिटी आपको बता दी है. प्लास्टिसिटी में आप अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं प्लास्टिसिटी में. अक्षता कि क्या किया उन्होंने, प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन और एग्जांपल दे दी, लेकिन एक बच्चा जो बिल्कुल इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहा है उसे डायग्राम तक ड्रॉ कर. प्लास्टिसिटी में कैसा हो सकता है, लीफ बना हुआ था डायग्राम, तो इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं हर्षित. फिर आते हैं पीजीआर. व्हाट इज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. और इसमें आप डायग्राम इसमें देखोगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, सेकंड लाइन है, one group of PGR involved in growth activities such as cell division, enlargement, pattern formation, profit growth, flowering, seed formation. These are called as growth promoters. मिला सभी को? ग्रोथ प्रोमोटर में एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सिन, जिबलिन, साइटोकाइन. और दूसरा जो लास्ट में आ रहा है, the PGR that play important role in respond to wounds or stress. ये PGR होता है एब्सिसिक एसिड. मिल गया सभी को? The gaseous PGR लास्ट में दिया हुआ है इथाइलिन. ओनली गैसेस. तो 3 तरह के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. पहला आ रहा है ग्रोथ प्रोमोटर्स, दूसरा आ रहा है स्ट्रेस हार्मोन, तीसरा क्या आ रहा है, गैसियस हार्मोन. अब इस पे 247 पे दिया हुआ था ऑक्सिन किसने आइसोलेट किया था, एफवेंट. नीचे कर दो, नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग. क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन गौरव आपसे पूछा हुआ था, हु डिस्कवर्ड दिस ऑक्सिन या हु आइसोलेटेड ऑक्सिन फर्स्ट, हु आइसोलेटेड ऑक्सिन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो गौरव ने आंसर दिया FW वेंट.
वही आंसर इनायत ने दिया, FW went from the leaves or tips of polyptile of oat seedling. आई बात समझ? तो किसका जवाब ज्यादा बड़ा बेटर था? इनायत. बट आंसर्स बोथ आर करेक्ट, बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट, बट आपको पता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपने किया. पता दोनों को था, ऐसा नहीं गौरव को नहीं पता था, गौरव बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको भी पता है, लेकिन बता नहीं पाया पेपर में, है ना. हकीकत मुझे सुनने में आया था कि आपको स्क्रिप्ट कोई और दी गई थी वीडियो की ड्यूरिंग. आपने पहले ही बोल दिया हेलो इनायत हो गई. तो ऐसे कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, ऐसे सभी फ्रेंड्स. बट यू गाइज आर वेरी टैलेंट, एवरी वन ऑफ यू. किसी ना किसी का कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है. आई एम वेरी हैप्पी. बट अभी जो हमारा मेन फोकस है पेपर्स +1 निकालने अच्छे मार्क्स. अभी मेन फोकस यही है रमन, है ना. बहुत अच्छे मार्क्स है. मुझे यही सुनने में आया कि रमन के मार्क्स सबसे अच्छे हैं. आ रहे ना आपका? हाँ, दोनों में कंपटीशन है. ठीक है. 248 पेज पे, बाकियों का भी है, सिर्फ इन दोनों पे नहीं है, बाकियों का भी है. तो इसमें देखो 248 पे सौम्या दिया हुआ है. अब फिर से गौरव के लिए क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड जिबरेलिन्स. अब इसने फिर से वही आंसर किया, कुरोसावा. पेज 248 पे आओ. गौरव ने आंसर दिया कुरोसावा, लेकिन वही इनायत ने आंसर दिया कुरोसावा फ्रॉम द राइस सीडलिंग व्हिच वाज caused by a fungal pathogen called Gibrella fujicori. ठीक है, आई बात समझ? पता इसको भी था, ऐसी बात नहीं, गौरव बहुत इंटेलिजेंट है फिर से. लेकिन लिखा, बता नहीं पाया. गौरव इतना सोचना नहीं है, कोई बात नहीं, गलती होती है इंसान से. अब समझ आ गया, अब गलती नहीं करेगा कोई भी. सुनना, अब क्वेश्चन आता है कौन सी डिजीज थी राइस के अंदर जिसमें जिबरेलिन फाइंड किए? बकाने डिजीज. बकाने की फुल फॉर्म क्या दिया हुआ इसमें? फुल सीडलिंग ऑफ राइस. बुद्धू बना देते थे ये, फुल सीडलिंग ऑफ राइस. सच में ऐसे लगता था कि बहुत सुंदर है, और उसके अंदर बीज है, हस्क होता है ना, चावल का दाना होता है, हस्क के अंदर, छिलके के अंदर होता है. डी हस्क राइस हम खाते हैं, छिलका उतार के खाते हैं, तो कई बार ऐसे लगता है देखने में कि अंदर बहुत अच्छा दाना हो, लेकिन जैसे ही वो ओपन करते थे वो पाउडर. तो इससे ये हो गया कि किसान को धोखा हो गया. फुल सीडलिंग ऑफ राइस. और ये किसने किया है? फंगस ने. फंगस का नाम क्या बताया? जिब्रेला फ्यूजिकोरा. और एक क्योंकि ये नाम ऐसा है इसलिए दिया है जिब्रेला फ्यूजिकोरा बिकॉज ये वो जापानीज, तो एक कुरोसावा. तो फिर उसके बाद ऑक्सिन जो है, सॉरी साइटोकाइनिन है मिलर, कोकोनट मिल्क से मिलर ने, और लेटर ऑन ही टर्म्ड इट एज काइनेटिन. मिल गया सभी को? थर्ड पैराग्राफ में काइनेटिन, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. मिलर लेटर आइडेंटिफाइड क्रिस्टल साइटोकाइनिन, और उसमें ये दिया हुआ है फ्रॉम कोकोनट मिल्क. और ये कजन्स ने, एच कजन्स ने मिला सभी को. कजन्स, कूजन्स बोलते हैं, कूजन्स बोलते हैं. कजन्स, सॉरी कॉसन्स. कॉसन्स ने क्या किया? कंफर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस. उन्होंने देखा कि जब पके हुए ऑरेंजेस हैं वो आपस में एक दूसरे को पका रहे हैं, वो उनके बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल हार्मोन. अब ऑक्सिन में, बच्चे अंडरलाइन करते रहना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज लिसन. ऑक्सिन में सबसे ये सेम आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से. तो पहला जो ऑक्सिन आइसोलेट किया था दैट वाज इंडोल 3 एसिडिक एसिड. ऑक्सिन्स लाइक IA, IBA, they are isolated from plants. Oxygen like Na2,4-D are synthetic oxygens. क्वेश्चन आता है गिव 2 सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो आपने ये आंसर देना है. क्या क्या आंसर है इसमें रमन? सिंथेटिक ऑक्सीजन के 2 एग्जांपल दो. Na2,4-D एंड Na. लाइक प्लांट से भी हो सकता है और हाँ. NB है वो अलग ना, जो NB है बेटे. नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. अब अंडरलाइन कर लेना, अगर स्टेम कटिंग है तो उसमें रूट कौन लेके आता है? ऑक्सिन. सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन दी हुई है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग. Yes, they promote flowering, next, especially in pineapples. They prevent leaf drop, पत्ते को गिरने नहीं देते.
They show apical dominance, underline कर लेना. And this is used in hedge making. Last line. Hedge making समझ आई बात कि बाड़ बनानी है. अब बड़े सारे बच्चे ये क्वेश्चन पुट करते हैं. आपने कभी देखा हो हर्षिता, घरों के आगे जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं तो वहाँ छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं. जब हम इनिशियली लेके आते हैं मेरे को छोटे से प्लांट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स जो हैं इतने ग्रो करते हैं कि आपस में उलझ जाते हैं. दे फॉर्म हेज. हेज समझ रहे हो, बाड़ बना देते हैं, पूरा पार्क कवर कर लेते हैं. तो वो जो हेज फॉर्मेशन है इज बिकॉज ऑफ विच हार्मोन. निधि क्या आंसर दिया हुआ है? ऑक्सिन. नेक्स्ट दिया हुआ है दे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज. टोमेटोज बिना बीज के बनाया जा सकता है. दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Gardener जो है इसको स्प्रे कर देते हैं and they help in xylem differentiation. मिल गया सभी को वंश? Okay, वंश. उसके बाद जिबरेलिन दिया हुआ है. There are 100 varieties. जिबरेलिन्स में आप लोगों को जो मार्क करना है, इसमें दिया हुआ है जिबरेलिन्स के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन. It helps in speeding up malting process in brewing industry. It increases the length of stem. They promote bolting effect in beet, cabbage, and plants. Cytokinins जो हैं, they are also called as, and they are obtained from corn kernel and coconut milk. Corn kernel, corn, C-O-R-N. Next page पे आओ, 250 page पे. They overcome apical dominance. They promote nutrient mobilization. नीट का क्वेश्चन है, nutrient mobilization कौन अफेक्ट करता है? साइटोकाइन. वापस आओ. इथाइलिन is only gaseous hormone. इथाइलिन के आगे लास्ट लाइन में दिया हुआ है effective in ripening. It helps in increasing respiration rate, and this is called as respiratory climactic. मिल गया सभी को? Respiratory climactic. बच्चे आपने देखा है आप जब कभी भी अनराइप फ्रूट लेते हो, इट इज हार्ड. यस. जब आप उसका जब वो थोड़े दिनों में पक जाता है, इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट. तो वो क्यों? क्योंकि उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है. दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. अब समझ आया रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक होता क्या और किसकी वजह से होता है? इथाइलिन. उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी. It promote internode या elongation. It promote root growth and root hair formation. It initiate flowering. और लास्ट में जो लाइन दी हुई है एथेपोन. एथेपोन जो है Hesson's fruit ripening in tomatoes and apple. एथेपोन मिल गया सभी को? ETHEPHON. Hesson fruit ripening in tomatoes, apples, and axillate abscission. It promotes female flowering in cucumber. Raman, last में देखो. It promotes female flowering in cucumbers. Pile उसके बाद abscisic acid दिया हुआ है. Abscisic acid is inhibitor. Third line दी हुई है plant growth inhibitor. It is a plant growth inhibitor. और इसमें दिया हुआ है it inhibits seed germination. Abscisic acid. It stimulates closure of stomata. Increases the tolerance of plant to various kind of stresses. It plays important role in maturation and dormancy. ये सारा अंडरलाइन कर लो, ये पढ़ना है. बस इतना ही है. फोटो पीरियोडिज्म और वो तो आ नहीं रहा. फर्टिलाइजेशन वो भी करवाया. तो बच्चे फोटो पीरियोडिज्म में आप अंडरलाइन कर लो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स. ये लाइट को वो करते हैं. डे लेंथ कितनी बड़ी है, अगर ज्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट्स, डे कम है तो शॉर्ट डे, और बराबर है तो डे न्यूट्रल विद एग्जांपल. और लास्ट में दिया हुआ है वर्नलाइजेशन. अच्छा ये बाकियों को नहीं आ रहा है. वर्नलाइजेशन जो लीफ में देखा गया था कि कट शॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. कहते हैं अगर बीज को कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो, रुकैया, अगर सीड को आप कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो तो उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बहुत जल्दी आ जाता है. वेजिटेटिव फेज कट शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, और जल्दी फ्लावरिंग आएगी. अच्छा मेरी बात बड़े इंटरेस्टिंगली सुनो कि आप ऑरेंजेस, एप्पल,
एप्पल ऑर्चर्ड या ऑरेंजेस के जो पेड़ है, आप लोग गुआवा है, आप पेड़ का आपको ये पता चलता है कि वो बड़ी हाइट का ट्री था या मिड हाइट का था या बहुत शॉर्ट था। आपको किससे मैटर करता है? फ्रूट। गॉट माई पॉइंट? फ्रूट जो है किसी भी पेड़ पे, किसी भी ब्रांच पे, नीचे वाली ब्रांच पे, ऊपर वाली ब्रांच पे अच्छा होना चाहिए फ्रूट, इज इट? अब क्या किया साइंटिस्ट ने, देखा कि जब आप सीड लेके आते हो, सीड से जब आप प्लांट ग्रो करते हो तो वो टाइम लगता है। जैसे सपोज अगर आज आर्यन ने मैंगो खाया, मैंगो की जो बीज लगाया, इसको लगा कि वही मैंगो मुझे घर में लगाना चाहिए, तो आर्यन ने जब वो मैंगो ट्री, और आपको पता है मैंगो, इसने मैंगो का सीड लगा दिया, उसको बनने में, उसको ट्री बनने में 20 साल लग गए, तो इसके बच्चे ही खाएंगे आगे, ये लिखा है। तो हाँ, एक सीड से बन जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, और वो भी हिट एंड ट्रायल है, जरूरी नहीं। सीड के अंदर देखा आपने, इसके अंदर ऊपर कवरिंग होती है, अंदर सीड होता है, बट उसकी केयर और उसको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा चाहिए एक ही सिंगल। अब क्या हुआ, आर्यन जो है साइंस स्टूडेंट है, इसको ये पता था, शिवांश, इसको ये पता था कि मैंने, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफ्टिंग, पता है ना, ग्राफ्टिंग इज अ वेरी इजी मेथड, कि किसी और के घर में पेड़ लगा, उसकी ब्रांच, जिसके अच्छे आम है, उसकी ब्रांच लगा दी अपने पेड़ के ऊपर, ऑलरेडी बड़े थे, दूसरे साल में फ्रूट आ जाएगा। लेकिन जब आर्यन को पता चला कि मुझे 20 साल या 25 साल लगेंगे वो पेड़ बड़ा होते हुए, फिर उसके फ्रूट आएंगे, और पता नहीं मैं नहीं बचूंगा तो सही, पता नहीं मैं वो खाऊंगा कि नहीं, मैं बाहर चला जाऊंगा शायद, भगवान बहुत लंबी उम्र है बेटे आप। तो आर्यन सबकी क्या कह रहे हो, क्या बोले? मुझे रमन थोड़ा सा लाउड बोलना, मेरे कान आपको पता है। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ, अब साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज का क्या होता है कि पौधा जब बड़ा होता है, पेड़ बनता है, वो फेज दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज। असली चाहिए हमें फ्रूट, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मानना है, वेजिटेटिव की रिप्रोडक्टिव? रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव फेज इज इंक्रीज व्हेन इट इज ग्रोइंग इन हाइट। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने कट शॉर्ट कर दिया, कौन सा फेज, वेजिटेटिव, और सीधा कौन सा फेज लिया है, रिप्रोडक्टिव। तो पेड़ अगर इतनी हाइट का भी है, और इनके पास छोटा सा ही पेड़ रह गया आम का, तो भी चलेगा, फ्रूट उतना ही आएगा। बात समझ आई? तो कट शॉर्ट कर दिया उन्होंने वेजिटेटिव फेज। और नहीं 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 नहीं, तो फिर बताओ फ्रूट साइज सेम होता है? नहीं, कभी भी नहीं। बच्चे वो उसका ये है कि इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, हम लोग तो पढ़ते थे गुआवा, जो अमरूद है, वो सबसे अच्छा वो होता है जो जो पैरट ने खाया, मतलब वो स्वाद होता है ऑब्वियसली, कि वो हर एक को टेस्ट करते हैं और वो उसको खाते हैं, तो सबसे स्वाद होता है। अब रमन, कभी भी वो खाना है तो अपने पेड़ से जो खाया हो पैरट ने। तो पहले ये बोलते थे, ऑब्वियस है कि अगर कोई जानवर खा रहा है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, तो वो अब अलग अलग होते हैं फ्रूट्स, जो सबसे बेस्ट फ्रूट होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी चीज, एंड्स है, कुछ भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी चीज को खा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ बेस्ट क्वालिटी फ्रूट। और अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, इतनी कवर्स लगा देते हैं, इतनी लेयरिंग कर रहे हैं कि वो कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। बातें समझ आ रही हैं? अब लॉजिक, अब ये नहीं है कि पेड़ में देखो किस पे कीड़ा लगा है और खाओ, क्योंकि वो खराब हो चुका है, वो नहीं खा सकते हैं, वो इन्फेस्टेड है। पैरेट ने खाया हुआ, उसमें स्मेल आएगी। हम पैरेट की स्मेल आएगी। तो आप लोगों ने रखा हो, किसी ने पैरेट कभी रखा है किसी ने? तो पैरेट जो है बहुत शिट करते हैं, पॉटी बहुत करते हैं, तो उनकी स्मेल घर में बहुत रहती है, तो वैसी वो कुछ ऐसी सी स्मेल आएगी जब आप वो खाओगे अमरूद। तो ठीक है बच्चों, ये वनलाइजेशन है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका प्लांट फिजियो समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन फिजियो की कुछ चैप्टर्स करेंगे, डोंट मिस योर क्लास। वेट वेट वेट, एक क्वेश्चन अभी बाकी है, वो रुकैया ने लिखवाने को बोला था, डिक्टेट यू, वेट वेट। ओके क्लास, ठीक है बच्चों, यू कैन लीव नाउ, ऑनलाइन